Hello everyone, welcome back on Target JK Exams which is always one step ahead। आज यहाँ पे हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं जो ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड है। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा ईडियम्स और फ्रेजेस को कवर करने का वो 1000 ईडियम्स और फ्रेजेस को कवर करना है और उन ईडियम्स और फ्रेजेस को कवर करना है जो अभी रिसेंट एग्जाम के पैटर्न से बनाए जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप प्रीवियस लेक्चर की बात करें, पार्ट नंबर 1 की बात करें तो वी हैड डिस्कस्ड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 to 60 idioms which are very beneficial for our upcoming एग्जाम, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, या आप बात करें एसएससी लेवल की, बैंकिंग लेवल की, जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी लेक्चर्स आप सभी के लिए रामबाण साबित हो रही हैं। और डेफिनेटली अगर आपकी इस लेक्चर को आज आप अच्छे तरीके से वॉच करेंगे एंड आई होप सो कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं जो अभी रिसेंटली पूछी भी गई थी, क्योंकि ये कंटेंट की बात करें तो मैं काफ़ी ज़्यादा पहले ही इस कंटेंट को प्रिपेयर कर गया हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ कई प्लेटफॉर्म के अंदर। तो देखिए कि इस क्वालिटेटिव कंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसीलिए आप सभी को से यही रिक्वेस्ट है और आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहूँगा कि इन लेक्चर्स के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस बनाए रखें। अगर आप इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं तो आप ये अपने आप को इंश्योर ज़रूर करें कि आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर आपको जो भी इंग्लिश का कोर्स है अभी रिसेंट एग्जाम के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, जेके एसएसबी एग्जाम के लिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ही हैं। इसके साथ अगर आप एसएससी लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं या उसके बाद आप बैंकिंग लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, डेफिनेटली दिस ऑल लेक्चर्स आर गोना हेल्प यू लॉट इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। अब अगर बात करें ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करें तो एग्जाम्स के अंदर इसकी यानी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस ऑफ्टन पूछे जाते हैं। सो यू मस्ट इंश्योर दैट कि आपकी प्रिपरेशन की जो आपकी जो डेप्थ है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है यू मस्ट बी एबल टू गिव आंसर ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो ईडियम्स और फ्रेजेस आपको यहाँ पे पैसेजेस के अंदर भी हेल्प करते हैं, कंप्रीहेंशन के अंदर भी आपकी हेल्प होती है। उससे यहाँ पे आपको ईडियम्स और फ्रेजेस से आप बात करें अगर हिस्ट्री के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, या कोई दूसरी भी अगर पॉलिटी या कोई भी आप ऐसी बुक ले लें जिसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे ईडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे आप बात करें कि हिस्ट्री में एक यहाँ पे है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। यहाँ पे कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब क्या है उसको भी आज हम देखेंगे। दूसरा आप सभी को ये एक मैं बता दूं कि अगर आपने आज किस लेक्चर को देखा तो डेफिनेटली जो अपकमिंग जो अभी पेपर हुए रिसेंट कंडक्ट करवाए गए थे और अपकमिंग जो आने वाले हैं उसके हिसाब से यहाँ से आई गारंटी यू कि आपको यहाँ से इन स्लाइड से एक या एक से ज़्यादा ईडियम पूछा जा सकता है। इतना मैं आपको 80% ये इंश्योर करवाता हूँ कि इन लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देखें, क्योंकि काफ़ी डेप्थ से इनको प्रिपेयर करा गया स्ट्रेटजी के साथ और पूरी की पूरी ये लेक्चर रिसेंट पैटर्न बेस्ड लेक्चर्स है। और अगर आप कोई और कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे यहाँ पे टारगेट जेके एग्जाम करके ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज को वहाँ पे अपलोड करके रखा है और आपको मिनिमम प्राइसेस पे वहाँ से आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। आप ज़रूर उनसे उनका भी एक्सेस लें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना पाए। सो आज का यहाँ पे हमारा ईडियम है और ये ईडियम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस ईडियम के अंदर की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसकी स्पेशलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका है अर्थ यानी मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि ज़मीन आसमान एक करना। इट मीन्स यू हैव टू जस्ट पुट योर ऑल द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि आप जितना एफर्ट अपनी ओर से कर सकते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। सो इट मीन्स आई एम मूविंग हेवन एंड अर्थ फॉर दिस एग्जाम, फॉर VLW एग्जाम। मैं VLW एग्जाम के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जी जान कोशिश कर रहा हूँ। यानी आप पूरी एफर्ट लगा लेते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, एट दैट टाइम आप उसकी जगह पे इस ईडियम और फ्रेज का ईडियम का यूज़ कर सकते हो। और इस ईडियम का मतलब है यानी मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मूव हेवन एंड अर्थ। मैंने कल भी कहा था आपको मेरे साथ ज़रूर बताना है। चलो एक बार आपको फिर से अच्छे तरीके से समझाएं। आपको ये दिख रहा है, ये हस्बैंड और वाइफ है, बट दिस मैन हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ एंड डेफिनेटली ये काफ़ी उनको मिस भी कर रहा है। एंड ही इज सेइंग नाउ आई एम गोइंग टू मूव हेवन एंड अर्थ फॉर माई वाइफ टू गेट हर बैक। यानी मैं अपनी वाइफ के लिए ज़मीन आसमान एक करने वाला हूँ, कहीं से भी उसको खोज निकालूंगा, बिकॉज मैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। आई एम मिसिंग हर। तो आप भी इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी इसके ऊपर एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। एंड इफ़ यू विल मेक एन एग्जाम्पल द डेफिनेटली इट विल इंश्योर यूर जस्ट लाइक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो आपको ये फॉरगेट नहीं होगा। सो इसीलिए ट्राई करें, मेरे साथ स्पीक भी करें और डेफिनेटली ट्राई करें कि इनके ऊपर आप अपने माइंड के अंदर ही एग्जाम्पल्स को फ्रेम करें ताकि आपको दोबारा से लेक्चर्स के अंदर जाना ना पड़े। यानी एक दूसरी सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि वर्क वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू शुड मूव हेवन एंड अर्थ फॉर दैट पार्टिकुलर एग्जाम। तो इस तरीके से भी आप इसकी एग्जाम्पल बना सकते हैं।
उसके बाद है ऑल इन ऑल। देखो ये यहाँ पे ऑल इन ऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाती है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या खास। जैसे मैं आपको बात करूं कि मैं अपने मेरे जो ससुर है या जो मेरी सास और ससुर हैं उनका मैं इकलौता दामाद हूं, तो समझो मैं अपने सास ससुर के लिए क्या हूं, ऑल इन ऑल हूं। यानी उनके लिए मैं क्या हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हूं। अपने ससुराल में मैं सबके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हूं इस तरीके से। जैसे बात करें, अगर सपोज करो किसी पेरेंट्स के यानी एक अगर सन है या एक कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो डेफिनेटली वो लड़की या लड़का वो ऑल इन ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि ऑल इन ऑल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप भी यूज़ कर सकते हो, आई एम ऑल इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हूँ, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है। उसके बाद है अंडर द वेदर। अगर बात करें अंडर द वेदर की बात करें तो ये हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, और आई होप इस बार भी कई एग्जाम्स के अंदर ये इसको देखने को मिला है। यानी सिक आर नॉट कंप्लीटली वेल। बात करें अंडर द वेदर से, यानी यहाँ से समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे आपको ये जो पिक्स दिखाई जा रही है, देखो अंडर द वेदर मतलब ये क्लाउड्स के नीचे है, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, ही इज़ इन बैड सिचुएशन और बैड कंडीशन। यानी इसका मतलब होता है अंडर द वेदर का मतलब क्या है, फीलिंग अनवेल, यानी अच्छा महसूस नहीं करना, अच्छा फील नहीं करना। लिटिल बिट यू आर फीलिंग इल, आप थोड़ा सी बीमार जैसे फील कर सकते हैं, या आपको एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे यानी थर्मामीटर यहाँ पे आपके मुंह में है, डेफिनेटली यू आर फीलिंग लाइक दैट कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। इसका मतलब है अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना या कंप्लीटली अच्छे तरीके से महसूस फील नहीं करना, उसको अंडर द वेदर कहते हैं। सिक आर नॉट कंप्लीटली वेल। सो उसके बाद यहाँ पे आप बात करें कॉल इट ए डे। देखो यहाँ पे सपोज करो ए भाई साहब और यहाँ पे बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, रोज काम करते हैं, एंड येस्टरडे दे हैड डन ए लॉट ऑफ वर्क। परसों उन्होंने या कल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा था। सो उसकी वजह से ए भाई साहब काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, और उन्होंने कहा बी को हे ब्रो लेट्स कॉल इट ए डे, यानी चलो यहाँ पे आज का काम यहीं स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उस टाइम के लिए आप इसका यूज़ करते हो लेट्स कॉल इट डे। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, इफ़ यू हैव योर ओन ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, तो डेफिनेटली आप शाम को जब आप ऑफिस से यानी जाने वाले हो तो आप सभी एम्प्लॉयज़ को कह सकते हो हेलो एवरीवन लेट्स कॉल इट डे, यानी चलो आज के दिन का काम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। देखो एग्जाम्पल भी आपके लिए लाई है, आई एम गेटिंग ए बिट टायर्ड नाउ, मैं अभी काफ़ी थकावट महसूस कर रहा हूँ, चलो आज का काम यहीं पे ठप करते हैं, लेट्स कॉल इट ए डे। आप जैसे लेक्चर समझो किसी दिन ज़्यादा होगी, आप बोलोगे सर वी आर डन हियर लेट्स कॉल इट ए डे, चलो काम यहीं पे, या लेट्स कॉल इट ए डे, यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। उसके बाद ये सभी रिसेंट एग्ज़ाम के पैटर्न बेस्ड हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से इंश्योर कर रहा हूँ, अगर आपके किसी भी एग्जाम में अगर आपने ऐसे एक एग्जाम दिया हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया हो, और अगर आपको इन ईडियम्स में से कोई भी ईडियम पूछा गया हो, वहाँ पे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि दैट पार्टिकुलर ईडियम हैज़ गॉट आस्क्ड इन माय पार्टिकुलर दैट शिफ्ट, तो आप ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद है शेप अप आर शिप आउट, यानी शेप अप आर शिफ्ट आउट। देखो यहाँ पे शेप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को मोल्ड करना, बनाना, और शिप आउट का मतलब होता है उसको मैं छोड़ देना। आउट से ही मतलब होता है किसी चीज़ को लीव कर देना, लेफ्ट कर देना। शेप अप और शिप आउट का मतलब होता है, शेप अप का मतलब होता है वर्क बेटर, यानी काम अच्छे तरीके से करो, अदरवाइज इस काम को ही क्या कर दो, लीव कर दो। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते। देखो ये उस सेंस में होता है जब एक गुस्से वाली कंडीशन होती है। सपोज करो कि आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग वर्क एज पर एज योर बॉस, सो आपका बॉस आपके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होगा और शाउट करेगा। अब देखो शाउट का मतलब आप में से सभी को पता हो, जिसको नहीं पता है तो उसका कह दूं मैं कि शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और यहाँ पे वो चिल्ला के कह रहा है कि अगर काम करना तो अच्छे से करो वरना जॉब छोड़ दो। शेप अप आर शिप आउट, ये बात आप याद रखें, शेप अप आर शिप आउट का मतलब होता है वर्क बेटर आर लीव फ्रॉम द वर्क। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है कि सपोज करो यहाँ पे ये लेक्चर्स चल रही है, लेक्चर्स के थ्रू ही मैं आपको समझा रहा हूँ। इट डजेंट मैटर कि अगला यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वी ऑल हैव टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हमें अपना उल्लू सीधा करना है। वी डोंट नीड टू केयर अबाउट अदर्स कि वो उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम सभी को अपना उल्लू सीधा करना है। टू हैव ए सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग दैट पार्टिकुलर लेक्चर, अगर आप इस लेक्चर को भी देख रहे हैं, मेरे साथ अभी बने हुए हैं लेक्चर्स के अंदर, डेफिनेटली आपको अपना उल्लू सीधा करना है। वी हैव टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड,
यू नो वी हैव टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड और ऑन एक्स टू ग्राइंड है, यानी हमें अपना उल्लू सीधा करना है। वी डोंट नीड टू केयर अबाउट अदर्स कि वो दूसरे क्या कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, यानी शेप इट और शिप आउट का मतलब है। उसके बाद है यहाँ पे हैव टू हैव ए सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी अपना उल्लू सीधा करना। सो दैट इज द पार्टिकुलर मीनिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर फ्रेज। एन आर्म एंड ए लेग, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आई होप कि अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के ही डायरेक्ट यहाँ पे आपको ईडियम्स पूछे जा रहे हैं। एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पैसा जब किसी चीज़ पे लग जाता है। हम बोलोगे इट हैज़ कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग, इसने भी एन आर्म एंड ए लेग, यानी एक हाथ या एक डेफिनेटली एक, यानी यहाँ पे आपकी टांग इसने कॉस्ट करी का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। चलो एक एग्जांपल से मैं आप सभी को एन आर्म एंड ए लेग का जो ईडियम है इसको समझाता हूँ। द कार, सपोज करो माई कार हैज़ गॉट पंचर्ड, मेरी कार का जो टायर था वो पंचर्ड हो गया। डेफिनेटली मैंने देखा कि उसका जो एक्सल था वो भी टूट चुका है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा या मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यानी मनी को इन्वेस्ट करना पड़ा। तो आई विल से द कार हैड कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग, इस कार ने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या करवाया था, खर्चा करवाया था, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा इस पर लगा मेरा। तो दिस कार हैज़ कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग। अगर आपको इससे भी नहीं समझ आई तो आजकल आपको पता फ्यूल की बात करें, यानी पेट्रोल डीजल की बात कर लें। Nowadays these all costs एंड आर्म एंड लेग, इन आजकल ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पे यानी महंगे हैं या काफ़ी ज़्यादा इनके लिए पैसे लगते हैं। जैसे सपोज करो यू एंड यूर मिसिज ए एंड बी की, इन ए की मिसिज बी, दे बोथ हैव गॉन फॉर यू नो शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए गए। बट यहाँ पे ए भाई साहब बोल रहे हैं मेरे को तो ड्रेस खरीदना था, आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस, उनको किसी ड्रेस पे काफ़ी ज़्यादा मीन्स मन आ गया एंड ही इज सेइंग नाउ आई वांट टू बाय दिस ड्रेस बट इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड लेग, यानी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई होप कि अभी आपको ये समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, यानी एक बात आपको मैं बता दूं कि व्हेन आई यूज्ड टू टीच फॉर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, जब मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए पढ़ाता था, और डेफिनेटली ये सारे के सारे इडियम्स मैं अपनी क्लासेस के अंदर मीन्स यहाँ पे यूज़ करता था। और डेफिनेटली कभी भी एक एग्जाम्स होते हैं तो डेफिनेटली कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो सुने सुनाए और पढ़े पढ़ाए लगते हैं, डेफिनेटली वो इडियम्स काफ़ी ज़्यादा याद रह जाते हैं। इसीलिए आपको भी इनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा है हर एक इडियम के साथ आपको भी रिसाइट करना है। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है यानी काफ़ी रेयर और सेल्डम, मीन्स जैसे यहाँ पे जो ब्लू मून है, एक बात याद रखिए, यहाँ पे ब्लू मून का मतलब है कि ये सेकंड फुल मून आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, मून के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो ब्लू मून है यहाँ पे ये रेफर करता है सेकंड फुल मून, जो महीने में मंथ में सिर्फ एक बार ही अपीयर होती है। इसीलिए इसका मतलब होता है, सपोज करो आप बोलोगे सर आजकल आप दिख नहीं रहे हो, मीन्स आजकल आप दिख नहीं रहे हो, वेर आर यू नाउअडेज, आप कहाँ हो आजकल, तो या इस तरीके से आप बोलोगे कि सर यू हैव बिकम वंस इन ए ब्लू मून, यू आर वंस इन ए ब्लू मून, यानी सर आप ईद के चांद हो गए हो। जैसे हम कहते हैं ना वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है ईद के चांद हो जाना, यानी बहुत कम दिखना, बहुत ही कम दिखना, या उसकी चीज़ की ऑकरेंस काफ़ी रेयर और काफ़ी सेल्डम हो जाना। आप किसी अपने फ्रेंड को बोल दो ना तो तभी जाके आपकी एग्जांपल भी आपको याद रहेगी, हे यू आर नॉट जस्ट कमिंग नाउअडेज, यू हैव बिकम वंस इन ए ब्लू मून, या यू आर ए वंस इन ए ब्लू मून, यानी आप ईद के चांद हो गए हो, यानी आपका जो विजिट का या ऑकरेंस का टाइम है वो काफ़ी रेयर हो गया है, सेल्डम हो गया है। अच्छा उसके बाद है कई ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे सर डॉग से मतलब है कि कुत्ते की बात हो रही है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कुत्ते का दिन है, इसका मतलब ये है कि हर एक की लाइफ में एक ऐसा मौका आता है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है या सक्सीड हो जाता है अपने मिशन के अंदर। सो एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब है जैसे यानी हर किसी इंसान का दिन आता है। जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, इन ओवर लोकल लैंग्वेज वी ऑफ्टन से कि हर इंसान का दिन आता है, एवरी डॉग हैज़ इट्स संडे, इट्स डे नॉट ए संडे, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब होता है हर इंसान का दिन आता है। सो इट मीन्स कि हर एक इंसान को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कहीं ना कहीं बार एक बार उनको चांस मिलेगा जब वो अपने लाइफ के अंदर अपने मिशन या सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे, कोई जल्दी होगा कोई लेट होगा, बट एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर किसी इंसान का दिन आता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, आई हैव बीन वेटिंग ए लॉन्ग टाइम फॉर सक्सेस। अगर बात करो कि मैं या आप में से कई ज़्यादा लोग यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी कामयाबी का वेट कर रहे हैं। आई हैव बीन, यानी यहाँ पे आप एक बार लिख लें क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आई हैव बीन वेटिंग ए लॉन्ग टाइम फॉर सक्सेस, इट हैज़ बीन 6 years एंड मोर देन 6 years, बट आई एम श्योर कि एवरी डॉग हैज़ इट्स डे।
श्योर दैट एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर किसी इंसान का दिन आता है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है. You can motivate him by this idiom. Okay, bro, keep dude, keep working hard because believe in yourself because every dog has its day. हर एक इंसान का दिन आता है. तो इस तरीके से अभी आप इन idioms को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं. Let's move ahead. I hope you have got till now. मेक है वाइल द सनशाइन, ये काफ़ी ईडियम है और इस प्रकार की ईडियम भी यहाँ पे आई होप सो देखने को मिले. और मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने अभी जीकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम दिया होगा और इन ईडियम्स में से कोई ईडियम अगर वहाँ पे पूछी गई है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि ये ईडियम पूछी गई है या नहीं. मेक है वाइल द सनशाइन का मतलब होता है टू मेक गुड यूज़ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट, यानी जब तक मौका आपके पास है उस मौके को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाना. मेक है वाइल द सनशाइन की अगर आप देसी कहावत की बात करें तो इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना. सपोज करो ए भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बट बी का भी अपना काम यहाँ पे ए के काम के साथ साथ ही निकालना है, तो इसका मतलब होगा मेक है वाइल द सनशाइन, यानी किसी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से बनाना. सपोज करो इफ़ समबडी हैज़ गिवन यू द चांस टू जस्ट शो परफॉर्मेंस, आपको किसी परफॉर्मेंस शो करनी है, तो डेफिनेटली अगर आपको ये मौका मिला है तो डेफिनेटली इस मौके का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है. इट मीन्स आपको किसी की अपॉर्चुनिटी किसी को थी लेकिन आपका मौका आपको दिया गया है, तो यू हैव टू मेक ए वाइल द सनशाइन, यानी बहती गंगा में हाथ धोना या किसी अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से उपयोग करना, यूज़ में लाना उसको. ओके, सेल इन द सेम बोट, यानी सेल इन द सेम बोट का भी काफ़ी अच्छा मतलब होता है. सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है एक सिचुएशन में होना, एक पोजीशन में होना. जैसे अब सपोज करो you have given 4 and 5 exams, I have given 4 and 5 exams, but none of from us has got qualified for exam या have qualified any exam. So you will say sir we all are sailing in the same boat या we sail in the same boat sir, यानी हम एक ही कश्ती के सवारी हैं, यानी हम एक ही नाव में हैं. जैसे जिस सिचुएशन में सर आप हो उसी सिचुएशन में मैं हूँ, जिस पोजीशन में आप हो उसी पोजीशन में हूँ. चलो आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पे ऑल इन द सेम बोट, यानी कोई इधर के लिए सोया है, कोई उधर के लिए सोया है. सो टीचर कह रहा है कि यू ऑल आर इन द सेम बोट, आप एक ही कश्ती पे सवार हो, यानी एक भी एक से कम नहीं है, हर एक जैसे ही हरकतें कर रहा है. इट मीन्स यू ऑल आर इन द सेम बोट, सेम पोजीशन या सेम सिचुएशन में होना. उसके बाद है बाइट द बुलेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, यानी किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना, यानी सपोज करो किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना या कॉन्फ्रंट करना. कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना, CONFRONT. कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना, ऐसी सिचुएशन को सामना करना या डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना, यानी किसी आप बैड सिचुएशन को, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को जब आप अपनी यानी करेज के साथ, अपनी हिम्मत के साथ या अपने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करते हैं, तो इट मीन्स यू आर बाइटिंग द बिल्ट या बाइट द बिल्ट. ओके, डोंट वरी, कीप करेज एंड बाइट द बिल्ट, यानी बाइट द बिल्ट, यानी इसका मतलब है. जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, यानी इसका मतलब एक फिर से मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फ्रंट करते हैं, जिसको आप करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ रहा है, आपकी ये क्या है, आपको ये मजबूरी है, तो इसका मतलब है कि आपको देखो गोली कोई खुशी से थोड़ी खाना चाहता है. इट मीन्स यू आर फेसिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन. जैसे गोइंग टू प्रिजन फोर्स मी टू बाइट द बुलेट एंड स्टॉप ड्रिंकिंग. सपोज करो मैं जेल जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता था, लेकिन मेरे को जेल जाते ही मेरे को क्या करना पड़ा है, इस चीज़ का, इस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे ड्रिंक नहीं मिलती. आई एम रिपीटिंग अगेन, गोइंग टू प्रिजन फोर्स्ड मी टू बाइट द बुलेट एंड स्टॉप ड्रिंकिंग. इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. आई हेट स्टडिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम बट फॉर अर्निंग लिविंग मैंने रोज़गार कमाने के लिए आई हैव टू बाइट द बुलेट, आई हैव टू बाइट द बुलेट. इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद देखो भाई साहब ने यहाँ पे बाइट द बुलेट की और इनका यानी कंडीशन, जाने का तो मूड नहीं है उस सिचुएशन के अंदर, बट ड्यू टू सम कंपल्शन, कुछ मजबूरी के कारण उनको जाना पड़ रहा है. इट मीन्स ही हैज़ टू बाइट द बुलेट, ही हैज़ टू बाइट द बुलेट. इस तरीके से आपको याद रखना है. अब यहाँ पे धूल चटाना, बाइट द डस्ट, यानी धूल चाटना या धूल चटाना. इट बाइट द डस्ट का मतलब क्या है, धूल चाटना. किसी काम को कई बार आपने किया बट स्टिल एट लास्ट आपको फेलियर ही मिल रहा है. इन उस काम को करते करते आपको इतने काम आपने किया कि आप मैंने पूरी धूल खा दी, आपने पूरी धूल में आप मिल गए हो. यू हैव टू बाइट द डस्ट फॉर एवरीथिंग बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. यानी आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, आप फेल भी हो गए, लास्ट में फेल हो जाना, यानी टू एंड इन ए फेलियर. आपने पूरे साल काफ़ी मेहनत करी, एट लास्ट यू
बाइट द डस्ट। तो इसका मतलब है कि आपको लास्ट पे क्या मिला, फेलियर मिली। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, जैसे माय करियर, जैसे आप सभी का करियर, और यहाँ पे अपने करियर की बात करूँ, माय करियर बिट द डस्ट। अब यहाँ पे बाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिट, BIT, बिट द डस्ट व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब। जब मैंने अपनी जॉब खोई उसके बाद मेरा जो करियर था पूरा का पूरा मिट्टी में मिल गया। इस तरीके से आप इसका याद रख सकते हैं। उसके बाद है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, यानी जो सो रहे हैं कुत्ते उनको सोए हुए रहने दो, यानी कुत्ता जो सोया उसको सोया ही रहने दो, क्योंकि अगर वो सोया हुआ कुत्ता उठ गया तो डेफिनेटली इट कैन जस्ट हार्म अस, वो हमें इंजरी पहुंचा सकता है। इट के यानी द डॉग कैन जस्ट हमें वो काट सकता है डेफिनेटली। इसलिए इसका मतलब है नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। अगर कोई ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू था उसको दोबारा से उजागर नहीं करना, यानी उसको दोबारा से जिंदा नहीं करना, उस इशू को दोबारा से लाइमलाइट में नहीं लाना। इसका मतलब होता है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। इससे भी अगर एग्जांपल आपको समझ नहीं आती तो लेट्स मूव अहेड एंड इससे समझते हैं। सपोज करो ही इज़ वेरी डेंजरस डॉग। डेफिनेटली अगर आप इनको पोक करोगे, पोक का मतलब होता है तंग करोगे इनको, डेफिनेटली द डॉग विल यानी गेट अप, मीन्स जो कुत्ता है वो वेकअप हो जाएगा डेफिनेटली। तो और आपको ये कहना, कोई आपका फ्रेंड कहे ओके ओके इसको सोया हुए रहने दे, खिसक ले, मूव अवे फ्रॉम हियर, बट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी जो राज है उसको राज ही रहने दो, यानी राज को दोबारा से उजागर नहीं करना, जो राज था उसको राज ही रहने दो। इसका मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग लाई नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। उसके बाद है एक ईडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कई बार, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब क्या है, भैंस के आगे बीन बजाना, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। देखो एक बार मैं फिर से आपको इसको समझा देता हूँ, आई होप कि आपको नहीं लगा होगा। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, या डॉग, यहाँ पे आप डॉग्स कर देना, डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो गड़े हुए मुर्दे को नहीं उखाड़ना इसको कहते हैं, यानी राज को राज ही रहने देना। ये किसी सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन को डिस्टर्ब करते हो तो आपको यहाँ पे कोई ट्रबल काज हो सकती है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ रख सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ में रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। इट मीन्स यू आर ऑफरिंग गुड थिंग्स टू दोज पर्सन हु कांट डिजर्व दैट पार्टिकुलर थिंग, हु आर नॉट डिजर्विंग दैट पार्टिकुलर थिंग, यानी आप उन लोगों को कुछ ऑफर कर रहे हो या उन अच्छी चीज़ दे रहे हो जो डिजर्व ही नहीं करते, यानी किसी अनडिजर्व लोग को या अनडिजर्व पीपल को क्या देना, कोई गुड चीज़ ऑफर करना। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इस तरीके से इसका आपको याद रखना कि ऑफर, एक दूसरी बात में लिख ले, यानी अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा लिखो ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्व्ड पर्सन, किसी अनडिजर्व पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ ऑफर करना देना। इसका मतलब है उसको ये उसका पता ही नहीं लगेगा, यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। आप अगर किसी को समझा रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रही है, इट मीन्स यू विल से ओ डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। अक्सर इसको डायलॉग में डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन करके यूज़ किया जाता है, इसको भी आप लिख लें और अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करें, और मेरे साथ भी आई होप आप यूज़ कर रहे होंगे। एट द 11th आवर, आप भी इसको भी आई होप बोल रहे होंगे मेरे साथ, और आपको ये बोलना भी है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एट द 11th आवर का मतलब होता है यानी लास्ट एन मौके पर, हम बोलते हैं ना एन मौके पर, जब आपको कहीं पे भी किसी भी तरफ से आपको हेल्प की यहाँ पे गुंजाइश नहीं दिख रही थी। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट आप बोलोगे ही सेव्ड मी। एट द 11th आवर ही सेव्ड मी। अब 11th आवर की बात करें तो 12 आवर होते हैं, सिंपली अगर बात करें हम ऐसे इन एक वॉच पे। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लेटेस्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी अभी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, बट एट द 11th आवर ही केम एंड ही सेव्ड माई लाइफ। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो कि एन मौके पर। उसके बाद यहाँ पे बात करोगे एट क्लोज क्वार्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट क्लोज क्वार्टर का मतलब क्या होता है, यानी बहुत पास से जब किसी चीज़ को आप एग्जामाइन करते हैं ना, यानी बहुत पास से जब आप किसी चीज़ को अच्छे से देखते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से जांच करते हैं, उसको कहते हैं एट क्लोज क्वार्टर। जैसे मैं आपको क्लोज एग्जामिनेशन यानी किसी चीज़ को बहुत पास से देखना। जैसे मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, आपके भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त होंगे, लेकिन उनमें से कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो क्या दिखते हैं, मीन्स सेल्फिश दिखते हैं। अगर मैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से देखूं तो कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो क्या है, सेल्फिश है। जैसे मैं बोलूँगा सम ऑफ माई फ्रेंड, क्या बोलूँगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, सम ऑफ माई फ्रेंड्स
सीम्ड की जगह पे आप लुक्ड भी कभी यूज़ कर सकते हैं। लुक्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर, यानी अगर काफ़ी बारीकी से देखूं, काफ़ी मीन्स फोकस से देखूं, या बहुत, इसका मतलब है क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है काफ़ी पास से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, एग्जामाइन करना, उसको कहते हैं आप क्लोज क्वार्टर। उसके बाद यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक परफेक्ट ऑर्डर में। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप सभी मैक्सिमम आप में से कई लोगों ने, या आजकल पीजी का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और आप पीजी में रहते हैं। अब पीजी दो प्रकार की होती है, एक तो बॉय पीजी होती है और एक गर्ल्स पीजी होती है। अब बात करो कि आपको लग रहा है कि परफेक्ट ऑर्डर में किसका रूम सही होगा, गर्ल्स का या बॉयज़ का। अगर हॉस्टल की बात कर लें तो गर्ल्स के हॉस्टल में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें रखी होंगी, या बॉयज़ के, या बॉय के रूम में या गर्ल के रूम में। डेफिनेटली गर्ल के रूम में। हॉस्टल के एग्जाम्पल को लेकर हमें इसको समझना है कि गर्ल्स जो होती है हमेशा चीज़ों को एक परफेक्ट ऑर्डर में रखती है, माना यह जाता है। ये सपोज करो कि हॉस्टल की चेकिंग पे कोई आ रहा है, बॉयज़ के अंदर यहाँ पे इसका एक ओपन, यानी उल्टा मैं दूंगा, और आज का लास्ट इडियम वही होगा हमारा, 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब होता है तितर बितर होना, यानी इधर से उधर, यानी एक डिसऑर्डर में चीज़ें रहना। उसको लिए आप बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे और गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे एप्पल पाई ऑर्डर, इन ए परफेक्ट ऑर्डर। कोई चेकिंग पे आ रहा है, गर्ल्स के हॉस्टल में गए चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे उनको हर चीज़ एक परफेक्ट ऑर्डर में दिखी, एप्पल पाई ऑर्डर में दिखी। उसके बाद है, ये इडियम काफ़ी अच्छा भी है और आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ भी करना है। एग्जाम में तो यूज़ करना ही करना है, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल डियर स्टूडेंट कि आपको इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना है। जैसे इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब क्या होता है, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखो इसको समझेंगे, इट्स नॉट ऑल हर फॉल्ट। ये एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है और इसके थ्रू आपको समझना भी है। इट्स नॉट ऑल हर फॉल्ट, इट इज़ हिज एज वेल। सपोज करो, देखो यहाँ पे इस कहानी को और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि हमें ये समझ आए। चलो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स यहाँ पे हर लड़की के लिए और वाई यहाँ पे हिज के लिए। यहाँ पे ए और बी की डिस्कशन हो रही है और यहाँ पे एक्स और वाई का जो केस है, यानी डाइवर्स केस इनका कोर्ट में चला गया है। आपको पता है कि जिस सोसाइटी से ये केस कोर्ट में गया है वहाँ पे इनके बारे में चर्चा है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ लड़की का ही कसूर नहीं है, लड़के का भी है। इसका मतलब है कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, दो हाथ का यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ऑल हर फॉल्ट, इट्स हिज एज वेल, इट टेक्स टू टू टैंगो, रिमेंबर ब्रो। हे ब्रो, आपको याद रखना है कि एक हाथ से कभी थाली नहीं बजती, ताली नहीं बजती, तो आप कभी कभी एक हाथ से थाली भी नहीं बजा सकते क्योंकि दूसरे हाथ से आपको पकड़ के रखनी होती है। सो इट टेक्स टू टू टैंगो, इट मीन्स दोनों इसके क्या है, इक्वल में कसूरदार है, इस रिस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पे ये टैंगो एक डांस है जो यूएसए के अंदर ज़्यादा फेमस है। इट मीन्स दैट टू पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ए बैड सिचुएशन। सपोज करो किसी बैड केस के अंदर या सिचुएशन के अंदर वो इन्वॉल्व है। अब इसका मतलब नहीं है कि इनमें से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस बैड सिचुएशन के लिए या इस बैड मोमेंट के लिए या उस कॉज के लिए, वो दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसके बाद है अबाव बोर्ड। अबाव बोर्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होना और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी इधर उधर की बातें नहीं करना। अगर बात करें, जैसे अगर आप बात किसकी करें, यहाँ पे अभी बात करें, यहाँ पे सपोज करो आप पीएम मोदी की बात कर लें। ही इज़ नॉन फॉर हिज अबाव बोर्ड पर्सनैलिटी। ही इज़ नॉन फॉर हिज अबाव बोर्ड पर्सनैलिटी, यानी उसकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से वो काम करते हैं देश के लिए। ही इज़ नॉन फॉर हिज अबाव बोर्ड पर्सनैलिटी, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एक लीगली जब कोई चीज़ ऑनेस्ट होता है जिसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं दिखता, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इधर उधर की उसको पता ही नहीं है, वो एक ऑनेस्टी के साथ काम करता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आता है। जैसे शी इज़ नॉन फॉर हर अबाव बोर्ड पर्सनैलिटी, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एड फीदर इन ए कैप। फीदर का मतलब पर होता है। एड फीदर इन ए कैप किस तरीके से पर लगाना, देखो यहाँ पे ये एड फीदर इन ए कैप, कैप के अंदर फीदर लगाना, इसका मतलब ये है यानी किसी अचीवमेंट को एक प्राउड के साथ अचीव करना। यानी किसी भी आपने, जैसे सपोज करो आपने कोई अचीवमेंट ली और आपको इसका प्राउड फील हो रहा है, इट मीन्स आपने 4 चांद लगा दिए। इसका मतलब होता है एड फीदर इन ए कैप का मतलब होता है 4 चांद लगा देना। ब्रो यू हैव गॉट ए गुड मार्क्स, यू हैव एडिड ए फीदर इन ए कैप, यू हैव एडिड ए फीदर इन ए कैप। एड के साथ ईडी का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप किस सिचुएशन में, टेंस के हिसाब से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके ब्रो, लेट्स ऐड ए फीदर इन ए कैप। देखो यहाँ पे कभी आप सपोज करो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ जेके एसएसबी एग्जाम और किसी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, आपका दोस्त और आप दोनों यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो यू विल कम्युनिकेट विद ईच अदर और आप कहोगे ब्रो दिस टाइम वी हैव टू ऐड ए फीदर इन कैप, हम इस बार 4 चांद लगाने ही, वी हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, वी हैव टू ऐड ए फीदर इन ए कैप। इस बार हमें क्या करना है, एक काफ़ी प्राउड सी इस अचीवमेंट को गेट करना है, हासिल करना है। वी हैव टू ऐड फीदर इन ए कैप। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देखो यहाँ पे फीदर इन योर कैप का मतलब होता है किसी चीज़ को काफ़ी प्राउड के साथ अचीव करना। उसके बाद है पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़, बट मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि डोंट पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़, यार माई शूज़ और किसी शूज़। इसका मतलब होता है यानी किसी सिचुएशन को, यानी यहाँ पे किसी की सिचुएशन में खुद को ढाल कर देखना। सपोज करो आप ये सोच रहे होंगे कि लेक्चर बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट फॉर मेकिंग लेक्चर आपको सबसे पहले कंटेंट रेडी करना पड़ता है, देन यू हैव टू प्रिपेयर स्लाइड्स, उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर रिकॉर्ड सही से हुआ तो ठीक, अदरवाइज आपको अगेन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है फॉर 1 आवर, उसके बाद जाके आपकी लेक्चर रिकॉर्ड होती है। सो पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़ का मतलब होता है पुट योर सेल्फ समवन, यानी किसी की जगह पर खुद को रख कर देखना। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप किसी को डोंट जज समवन अंटिल यू हैव बीन इन देयर शूज़। जब तक आप उनकी जगह पे खुद को नहीं रखते तब तक आप उनको जज मत करें। सपोज करो इफ़ समबडी इज़ गेटिंग लो मार्क्स, उसकी भी कोई अपनी कंडीशन हो रही होगी। अगर कोई यहाँ पे गुड मार्क्स ले रहा है, उसकी भी कोई अपनी कंडीशन है, उसको शायद बचपन से ही काफ़ी अच्छे तरीके से उसको डोज मिले हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे गाइडेंस मिली है, तो इसीलिए ही इज़ गेटिंग गुड मार्क्स। बट यू आर नॉट फ्रॉम दैट पार्टिकुलर बैकग्राउंड जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो। यानी आपको किसी दूसरे की डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को रख कर देखना है कि वो कहाँ से कैसा फील हो रहा है, इसको कहते हैं। यानी इट्स नॉट अबाउट यू नो जस्ट लाइक शूज़, यानी इट्स नॉट अबाउट मैन यू वुड फील। यानी ऐसा नहीं है कि आपको जो सिचुएशन को सिर्फ फील करना है, आपको इस सिचुएशन को दूसरों के हिसाब से फील करना है कि वो कैसा उस सिचुएशन में फील करते हैं। सो यू शुड पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़ बिफोर कमेंटिंग ऑन समबडी एल्स। किसी को कमेंट करने से पहले आपको एक बार ज़रूर अपने आप को वहाँ पे रखना है। देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल रखूंगा कि पुट योर सेल्फ, अगर आपको लगता है लेक्चर्स मेकिंग लेक्चर्स आर वेरी इजी टास्क, सो पुट योर सेल्फ इन माई शूज़, व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। और मैं क्या कर सकता था इससे बेहतर, तो आप इसको देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपको डोंकीज ईयर्स मतलब रखा है कि गधे के सालों की बात हो रही नहीं। डोंकीज ईयर का मतलब होता है काफ़ी लंबा टाइम, लंबे समय, यानी फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कैन से दैट। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, शी इज़ बीन इन द सेम जॉब फॉर डंकीज ईयर। वो लड़की एक ही जॉब में कई सालों से है, यानी इट मीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शी इज़ बीन सेम डंकीज ईयर्स, या शी इज़ बीन द सेम जॉब फॉर डंकीज ईयर्स। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इडियम। उसके बाद है फॉर्म एट द माउथ। फॉर्म एट द माउथ का मतलब होता है ये जाग टाइप का आपको देखने को मिले। गुस्सा जब आता है इंसान को, देखो मुंह से लार टपकना, ये लार तो टपकती है जब किसी चीज़ को हमें कार्विंग हो जाती है, किसी चीज़ को खाने का मन करता है तभी लार टपकती है। बट जिस तरीके से सलाइवा इसके मुंह से आउट हो रहा है, डेफिनेटली इसका यानी एक जाग टाइप की, जैसे आप साबुन से निकालते हैं ना। फॉर्म एट द माउथ का मतलब होता है यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गुस्से में हो जाना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। इसलिए क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कोई हो जाता, जैसे एग्जाम्पल से तौर पे इसी को हम ले लेते हैं। माई फादर विल फॉर्म एट द माउथ व्हेन ही सीज माई ग्रेड दिस सेमेस्टर। अगर इस सेमेस्टर में जब वो मेरे पापा मेरे मार्क्स को देखेंगे, डेफिनेटली माई फादर विल फॉर्म एट द माउथ, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, मारेंगे मेरे को। उसके बाद है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्दी होना। जैसे सपोज करो कि आजकल आपको पता है कि कोल्ड चल रहा है, और कोल्ड के टाइम में इट्स ऑब्वियस कि आप में से कई ज़्यादा को मीन्स कोल्ड हुआ होगा, किसी को खांसी आई होगी, किसी को फ्लू हो गया होगा, यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रही है, डिजीजेज आ रही हैं। सो आप बोलोगे सर आई एम फीलिंग नाउ एज फिट एज फिडल, आई एम फीलिंग एज फिट एज फिडल नाउअडेज, मीनिंग यानी यहाँ पे मैं आजकल काफ़ी स्ट्रांग और हेल्थी फील कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो काफ़ी बीमार था, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वो इलनेस से रिकवर हो चुका है। नाउ ही इज़ फीलिंग एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी फील करना। ऑफ कलर्स का मतलब होता है पूरा रंग उतर जाना। जैसे मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा क्या हूँ, बीमार हूँ, मैं आई एम फीलिंग वेरी इल, आई एम नॉट फीलिंग फिट और हेल्थी। इसका यानी यहाँ पे आपको अपोजिट इसका देखने को मिलेगा, अपोजिट। ऑफ कलर्स का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल और नॉट फीलिंग फिट एंड हेल्थी। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इस पूरी एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। एग्जांपल ये है कि जैसे आई एम फीलिंग ए बिट ऑफ कलर टुडे, मैं कहूँगा कि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग ए बिट ऑफ कलर टुडे, यानी आई एम फीलिंग नॉट फिट और नॉट हेल्दी। और ये ऑब्वियसली हर एक इंसान के साथ होता है।
उसके बाद है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, या मैं आपको कहूँगा यू शुड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यू शुड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अब यहाँ पे वंस की जगह पे कई बार स्टूडेंट्स को होती कन्फ्यूजन की वंस की जगह, यहाँ पे वंस की जगह पे आप टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ, टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लॉथ। ये टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ का मतलब होता है जितने चादर है उतने पाँव पसारो। हम कहते हैं ना जितनी चादर है उतने पाँव पसारो, इसका मतलब है टू लिव विद वंस मीन्स, यानी जितना आप खुद से कर सकते हो उसी के अंदर जियो, उसी के अंदर रहो। यानी आप ऐसी चीज़ों के लिए एक्सपेक्ट नहीं करो कि जिनको आप एफर्ट नहीं कर सकते। यानी स्टॉप वांटिंग फॉर दोज थिंग विच यू कांट एफर्ट, उस चीज़ के लिए आप कोशिश ही मत करो जिसका आप कर नहीं सकते। आपको अपने जो आपको मीन्स है उसी के अंदर आपको रहना है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, उन्हीं थोड़े से पैसे के अंदर आप अपनी लाइफ को काफ़ी सिंपल तरीके से जी लो, बट आपको यहाँ पे अपने जो चादर है उससे ज़्यादा अपने पाँव नहीं पसारने हैं। जितना आप कर सकते हो उतना ही आपको काम हाथ में लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। समवन शुड डू एज वेल एज पॉसिबल विद द लिमिटेड मनी, जैसे दे हैव, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ए स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी कप के अंदर तूफान होना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, यानी एक छोटा सा मैटर है उस छोटे से मैटर के ऊपर बहुत फंस का मतलब होता है मीन बतंगड़ बनाना, बातों का बतंगड़ बनाते, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से आप जब यूज़ करते हैं। बिग फस का मतलब होता है बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, यानी किसी छोटे से मैटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी डींगे मारना, बातें करना, तो उसको कहते हैं ए स्टॉर्म इन ए कप टी। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते। जैसे देखो ए लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर जो होता है और वॉरी, किसी मैटर को लेके आपको पता है कि उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, बट यू स्टिल आर गेटिंग वॉरीड अबाउट दैट पार्टिकुलर मैटर, जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज़्यादा वो कोई हार्मफुल नहीं है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग अलॉट, आपको उस पर अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है, आप उसके लिए ज़्यादा चिंतित हैं, तो इस ऐसे मैटर को आप कहोगे दिस इज़ ए स्टॉर्म इन ए टी कप, दिस इज़ ए स्टॉर्म इन ए टी कप, यू डोंट नीड टू बी वरीड, यानी आपको उसके ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बिकॉज ये इशू उतना बड़ा नहीं है जितना आप इसको बना रहे हैं। उसके बाद है टू पे थ्रू द नोज़, इसका भी मतलब क्या होता है, पे थ्रू द नोज़ का मतलब होता है यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा किसी चीज़ के लिए पे कर देना या देना। टू पे वेरी मच या टू मच मनी फॉर समथिंग, यानी कोई चीज़ जब काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है उसके लिए भी आप ओके इट पेज मी, या इट पेज मी थ्रू द नोज़, इट पेज मी थ्रू द नोज़, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पहुंचाई या इसने काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव रहा मेरे लिए, इस तरीके से। जैसे आई हैव टू पे थ्रू द नोज़ फॉर कार, अगर मेरे को कार लेनी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे, यानी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद है पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज, पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, यानी कोई काम उसको पेंडिंग रखना, सिंपल सा मतलब है टू कीप ए वर्क पेंडिंग। पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है किसी काम को पेंडिंग रखना, इसके लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे टू नॉट डू आर यूज समथिंग सच एज प्लान और आइडिया अंटिल लेटर इन द फ्यूचर, यानी किसी चीज़ को मीन्स अभी यहाँ पे क्या रखना, पेंडिंग में रखना, किसी प्लान को किसी आइडिया को पेंडिंग रखना और उसको बाद में फ्यूचर में करेंगे उस हिसाब से उस सोच से रखना, उसके लिए करते हैं पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इंग्लिश सेक्शन को पार्टिकुलरली हम सभी अवॉइड कर देते हैं, वी फील लाइक दैट इट्स वेरी इजी फॉर अस, बट जब पेपर के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तब जाके इनकी वैल्यू पता चलती है। वी ऑलवेज पुट इंग्लिश ग्रामर इन कोल्ड स्टोरेज, वी ऑलवेज पुट इंग्लिश ग्रामर इन कोल्ड स्टोरेज, हम उसको हमेशा क्या करते हैं, पेंडिंग रख देते हैं। सो डोंट पुट इंग्लिश ग्रामर इन ए कोल्ड स्टोरेज, जस्ट प्रिपेयर विद अदर जीएस सब्जेक्ट्स, इसको भी आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहे और लेक्चर्स को देखें। उसके बाद मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल लें, उसके बाद फिर से एक बार देखें तो आपका हर एक क्वेरी, हर एक आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है ऐड फ्यूल टू द फायर, सर आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं या आप आग में घी डाल रहे हैं, इस तरीके से भी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसकी जगह पे एक और लिख लें, ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, इसका मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना, तो इसको भी आप लिख लें। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना, यानी किसी मैटर जो खराब था उसको और ज़्यादा खराब करना। सर डोंट से लाइक दैट, इट मीन्स इट शोज लाइक दैट, इट सीम्स लाइक दैट यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर, यानी आप आग में और घी डाल रहे हैं, आग में और आप पेट्रोल डाल रहे हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर इडियम। एट लूज एंड, एट लूज एंड का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे सपोज करो अनऑक्युपाइड या इडल, इडल का मतलब होता है बेकार होना, यानी दिस इज वेरी इडल गाय, ये बेकार लड़का है या ये बेकार इधर उधर का घूमता है। जैसे जेके एसएसबी की बात हम कर रहे हैं अभी,
उसके कारण काफ़ी ज़्यादा यूथ यहाँ पे अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पार्टिकुलरली आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड देखने को मिलेगा। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो लड़के हैं, मैनी चिल्ड्रन या मैनी एस्पायरेंट्स इन विलेजेस रिमेन्स एट ए लूज एंड, यानी आप कहोगे मैनी एस्पायरेंट्स इन विलेजेस रिमेन एट ए लूज एंड, यानी वो अनऑक्युपाइड हैं, बेकार हैं, इधर उधर कोई काम ही नहीं उनके पास। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी आप सपोज करो आपको लाइन्स के बीच में पढ़ना है। इसका मतलब होता है कि आप ऐसे हिडन, ऐसे छिपे हुए मतलब को समझना जो इम्पॉसिबल था। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी इसके पीछे क्या राज है उसको समझना। कभी कभी हम बात कर देते हैं बट दूसरा कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो कहने का तरीका होता है वो शायद डिफरेंट हो, बट उसका जो हिडन मीनिंग है वो नहीं समझ पाते। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, इस तरीके से आप इसका यूज़ करें कि रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी छिपे हुए मतलब को समझना। उसके बाद है फिश आउट ऑफ ए वाटर। आप क्या हो, फिश आउट ऑफ ए वाटर का मतलब होता है किसी सिचुएशन में कंप्लीटली आप अनफेमिलियर हो। सपोज करो कोई आपको सिचुएशन दी गई और उस सिचुएशन में आपको पता नहीं, जैसे सपोज करो आप कभी यहाँ पे जम्मू से बाहर नहीं गए या आप जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं गए। सपोज करो मैंने आपको पेरिस में जाके रख दिया, तो पेरिस में आपको तो डेफिनेटली यू विल फील नॉट कंफर्टेबल, यू विल फील अनकंफर्टेबल। यानी जब एक व्यक्ति पूरी की पूरी यहाँ पे अनसूटेबल और अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर होता है या सिचुएशन के अंदर होता है, उस टाइम ही एक्ट्स एज ए फिश आउट ऑफ ए वाटर। यानी सपोज करो मछली को अब अगर आप पानी से बाहर निकाल दोगे, क्या वो कंफर्टेबल फील करेगी? नेवर। सो इट मीन्स दिस इज अ कंडीशन विच इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर अस, विच इज़ नॉट फेमिलियर फॉर अस, विच इज़ नॉट कंफर्टेबल और नॉट फेमिलियर फॉर अस। इस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर When I visited Paris, जब मैं पेरिस विजिट मैंने किया, आई वॉज फीलिंग लाइक दैट, आई वॉज फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन आई विजिटेड पेरिस। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो कि आप अगर इन इडियम्स और फ्रेजेस लेक्चर्स को देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता, सर आई फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन दीज लेक्चर्स, इस तरीके से, यानी मेरे को यहाँ पे इसका पता ही नहीं था, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, ऐसे भी आप इनका कह सकते हैं। उसके बाद है इचिंग पाम, यानी हाथ, यानी जो पाम होता हमारा उसकी, यानी यहाँ पे आपको खुजली होना, यानी हाथ पे आपको जो आपके पाम होती है उस पर आपको जब यहाँ पे खारिश टाइप यानी इचिंग शुरू होती है, इसका मतलब यानी यू आर जस्ट वांटिंग समथिंग। हम बोलते हैं ना, घर वाले भी कहावत देते हैं कि मेरे हाथ में ज़्यादा खुजली हो रही है या मेरे हाथ में खारिश हो रही है, तो दूसरा भाई साहब क्या बोलता है, या हमारे पास में जो बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं लक्ष्मी आने वाली है। सो लक्ष्मी नहीं आने वाली है, इसका मतलब होता है यू वांट टू टेक सम ब्राइब, आप रिश्वत लेना चाहते हैं, या आपको मीन डिज़ायर कैसी हो रही है, यानी पैसे होने चाहिए था। इट मीन इसके सेंस ही आपका मतलब क्या होता है कि डिज़ायर फॉर मनी और वांटिंग ए ब्राइब। यानी आप बोलोगे माई पाम इज़ इचिंग, या इट्स ही हैज़ इचिंग पाम, इस तरीके से बोल सकते हो। यानी ही ऑलवेज डिज़ायर्स फॉर ए मनी, वो हमेशा पैसे को ही देखता है। उसके बाद है लॉगर हेड्स। ये लॉगर हेड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब होता है हमेशा तनाव में रहना, टू बी एट स्ट्राइफ, हमेशा तनाव में रहना। जैसे मैं अगर बात करूं आपको इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें, दे बोथ आर एट लॉगर हेड्स नावेडेज, इस तरीके से भी आप बात करें। आई रिपीट, इंडिया एंड पाकिस्तान नावेडेज आर एट लॉगर हेड्स, इस तरीके से भी आप इस यूज़ करें। यानी एक वायलेंट डिस्प्यूट में होना या डिसएग्रीमेंट में होना। इंडिया चाइना नावेडेज आर एट लॉगर हेड्स, इस तरीके से मतलब होता है यानी हॉस्टाइल ऑफ ईच अदर, HOSTILE, हॉस्टाइल ऑफ ईच अदर का मतलब, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन, एक दूसरे का दुश्मन। हॉस्टाइल ऑफ ईच अदर का मतलब होता है जैसे आई एंड माई फ्रेंड आर एट लॉगर हेड्स नावेडेज, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्रोकोडाइल टीयर्स। उसके बाद क्या है? क्रोकोडाइल टीयर्स। अब क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? यानी झूठा दुख दिखाना, यानी ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी आपको ऐसा बिहेव करना कि जैसे आपके ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन आप उसको एक रियलिटी के साथ, यानी रियल वो नहीं है, रियल कुछ और है, बट यू आर शोइंग फॉल्स ग्रीफ, एक झूठा दुख आप शो करते हैं, उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। यानी दिखाने के लिए सिर्फ आंसू आप बह रहे हैं, उसको आप क्रोकोडाइल टीयर्स। सपोज करो आप कभी कहीं पे जाते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रो रहे हैं, अब आप थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा जाके गिगलिंग करेंगे, जोर जोर से हंसेंगे, डेफिनेटली यू विल आल्सो शो क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर देयर, आप झूठी आंसू वहाँ पे दिखाओगे, उसको आप क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। उसके बाद है सी पिंक एलिफेंट्स। अब आपको पता है कि आपने देखे वाइट एलिफेंट्स तो सुना है कि साउथ अफ्रीका में वहाँ पे नहीं, थाईलैंड में पाए जाते हैं। आपने पिंक एलिफेंट सुना? नहीं सुना। पिंक एलिफेंट्स हमने अभी तक नहीं सुना। यानी यहाँ पे ये एक ऐसी हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक इल्यूजन टाइप, ऐसे ही जैसे अगर आप बात करें शराबी की बात कर लें, इफ़ इज़ इन ए ड्रंक कंडीशन, डेफिनेटली उसको तो यहाँ पे आपको गुलाबी हाथी ही दिखेंगे,
पिंक एलिफेंट्स ही दिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई यानी जब समवन, मैं आपको सिंपल सा बात करूं कि वन समवन यानी ऐसा सोचता है कि ये रियल नहीं है, यानी जब कोई सिचुएशन आपको लगे कि या कोई लगे कि दिस इज़ नॉट रियल, सो दे आर इन देयर इमेजिनेशन। जब कोई इमेजिनेशन से हम सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं काश चांद पे होता, सो दिस इज़ यू आर सीइंग पिंक एलिफेंट्स नाउअडेज। जैसे मैंने दारू काफ़ी ज़्यादा पी है, आई हैव ड्रैंक टू मच, आई एम सीइंग पिंक एलिफेंट्स। मैं काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, मीन्स पिंक एलिफेंट्स देख रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ। इमेजिनेशन में होना इसका मतलब होता है पिंक एलिफेंट्स, इस तरीके पिंक एलिफेंट्स। उसके बाद है बेल द कैट। अब बेल द कैट का मतलब क्या होता है, यानी बिल्ली को बेल बजाना, बिल्ली को बेल बजाना। इसका मतलब होता है कि आपको जब आप किसी रिस्क को लेने जा रहे हैं, लेकिन आपने वो पर्सनल रिस्क के लिए पहला कदम उठाना, एट योर पर्सनल लेवल आप किसी रिस्क के लिए जब आप पहला कदम खुद से उठाते हैं, उसको कहते हैं बेल द कैट। लेकिन आपका कोई दोस्त कहेगा, जैसे सपोज कहेगा ब्रो डोंट बेल द कैट, आप ये रिस्क मत उठाओ अपनी ओर से, डोंट बेल द कैट, तो तब आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो। जैसे टू बेल द कैट का अगर और सिंपल से देखें, टू डू ए रिस्की जॉब, कोई खतरा मोल लेना, कोई खतरा वाला जॉब करना। यानी सपोज करो इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट एनी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और आपको लगेगा, आप सपोज करो अडानी ग्रुप के खिलाफ अभी चला गया। अडानी इज़ ए टॉप नॉच जस्ट लाइक बिजनेस मैन नाउअडेज इन इंडिया आर इन वर्ल्ड। सो आप बोलोगे कि आप उनके खिलाफ जाके करोगे भी क्या, सो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को, तो यही रिकमेंड करोगे ना, गो डोंट बेल द कैट, यानी क्यों आपको खतरा मोल लेना, लिव इट। उसके बाद है गेट इन टू द हॉट वाटर। गेट इन टू द हॉट वाटर का मतलब होता है गेट इन टू ट्रबल, यानी खतरा मोल लेना, यानी किसी ट्रबल में जाना, खुद से आप किसी दावत देना किसी खतरे को, किसी गेट इन टू द हॉट वाटर। अगर आप उबलते हुए पानी में जाओगे तो क्या आपको वहाँ पे सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा? नेवर, यू विल नेवर फील कंफर्टेबल देयर। सो इट मीन्स यू आर गेटिंग इन टू हॉट वाटर व्हेन, जब आप किसी ट्रबल में जा रहे हैं, जब आप किसी मुश्किल में जा रहे हैं, जब आप किसी बैड सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं, सो इट सीम्स लाइक दैट यू आर गेटिंग इन टू हॉट वाटर। तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद है पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, यानी पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, यानी आप आइज के ऊपर की जो ऊन है या जो आपके आईलिड होते हैं उनको खींचना। यानी सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे किसी को गलत मिसलीड करना, यानी गलत तरीके से लीड करवाना, यानी मिसलीड करना, या किसी को यहाँ पे झूठ बोल के उसको धोखा देना। सपोज करो यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे फिर से मैं ए बी की एग्जांपल लूँगा। ए भाई साहब की यहाँ पे GF है बी, बट ही इज़ नॉट जस्ट सेइंग ट्रूथ टू हिम, यानी शी इज़ नॉट सेइंग ट्रूथ टू हिम, वो उसको मिसलीड कर रही है, उसको सच नहीं बता रही, शी इज़ टेलिंग एवरी टाइम अनट्रूथ टू हिम, वो हमेशा से झूठ बोलती है। इट मीन्स शी इज़ पुलिंग द वूल ओवर हिज आइज। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक लड़का यहाँ पे और कई ज़्यादा लोग थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था, और वो लड़का काफ़ी चालाक था, उसने उन सभी को क्या कर दिया, गलत तरीके से गुमराह कर दिया, मिसलीड कर दिया। जैसे ही वॉज टू क्लेवर टू लेट देम पुल द वूल ओवर हिज आइज। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, ही वॉज टू क्लेवर टू लेट देम पुल द वूल ओवर हिज आइज। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डू ए रोरिंग ट्रेड। डू ए रोरिंग ट्रेड का मतलब होता है यानी काफ़ी गर्माहट के साथ, काफ़ी जोश के साथ, धड़ाधड़ जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, यानी धड़ाधड़ यानी बहुत ही स्पीड के साथ या बहुत ही यानी सफलता के साथ, एक सक्सेसफुल कंडीशन में जब हमारा ट्रेड होता है, धड़ाधड़ जब हमारा माल बिकता है, उसको आप कहते हैं रोरिंग ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोरिंग ट्रेड। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है रोरिंग सक्सेस। आपने नहीं सुना होगा बट आज सुन लें। रोरिंग सक्सेस का मतलब होता है एक बहुत बड़ी सफलता जब हम मिलते हैं। इट इज़ रोरिंग सक्सेस फॉर मी। अगर मैं पास हो जाऊंगा, इफ़ आई विल गेट पास्ड इन दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन, सो इट विल बी रोरिंग सक्सेस फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो जाना। या फिर एक दूसरा मतलब भी होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को या ट्रेड के अंदर आप धड़ाधड़ जब अपनी यानी यहाँ पे आइटम्स को बेचते हैं, तो इसको लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ही इज़ डूइंग ए रोरिंग ट्रेड नाउअडेज, यानी धड़ाधड़, ही इज़ गेटिंग रोरिंग सक्सेस या ही हैज़ गॉट रोरिंग सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता मिल गई उसको। उसके बाद है लिव इन एन आइवरी टावर। लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी ज़िंदगी को जीना। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से ल्यूसिड टाइप लैंग्वेज में मैंने दी है। लिविंग ए लाइफ स्टाइल दैट सेव्स यू फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हर कोई डेली बेसिस पे फेस करता है, अगर आपको वो सिचुएशंस या वो प्रॉब्लम्स आप डेली बेसिस पे नहीं फेस करते हैं, इट मीन्स यू आर लिविंग ए लाइफ इन एन आइवरी टावर, यानी आप काफ़ी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहे हैं। सपोज करो आपका फ्रेंड लग रहा है कि ही इज़ लिविंग ए लाइफ, ही इज़ लिविंग इन एन
आइवरी टावर के अंदर ये बात है कि यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, यानी आपको जो डेली प्रॉब्लम्स है उनसे फेस नहीं करना पड़ता है, जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है उनको आपको फेस नहीं करना पड़ता है। सो इट सीम्स लाइक दैट आई लिव एन आइवरी टावर, यानी जब मेरे को अपनी डेली लाइफ के अंदर जो बैड सिचुएशंस हैं या जो आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है मुझे फेस नहीं करनी पड़ती है। सो इट सीम्स लाइक दैट ही लिव्स इन एन आइवरी टावर। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनके का आदमी। जैसे ये तिनके का आदमी कितना ही ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है इट इज़ नॉट स्ट्रांग, ही इज़ वेरी वीक। इसका मतलब भी क्या होता है कि काफ़ी वीक पर्सन लगे आपको कि कोई बहुत ज़्यादा वीक पर्सन है, तो आप उस टाइम पे इसको चिपका सकते हैं वहाँ पे। हे डोंट टॉक टू मच, यू आर मैन ऑफ स्ट्रॉ। आप तिनके जैसे आदमी हो या तिनके के समान हो, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। मैंने शुरू में कहा था कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का बात करें तो कैरोट एंड स्टिक का यूज़ करते हैं हम तब जब आप किसी को रिवार्ड देते हैं। रिवॉर्ड का मतलब देखो यहाँ पे आप कैरोट से यहाँ करेंगे और पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे स्टिक से। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मतलब है कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों एक साथ देना। जैसे हिस्ट्री के अंदर आपने बताना कि किस गवर्नर ने कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी यूज़ करी थी। अब बात करें, सपोज करो ये जो अभी आपको घुड़सवार दिख रहा है, एक साइड से तो इस घोड़े को वो कैरोट भी दे रहा है और दूसरी साइड से इसको यहाँ पे स्टिक के साथ हिट भी कर रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे आपको कैरोट एंड स्टिक यानी रिवॉर्ड के साथ साथ पनिशमेंट भी है। अगर आप सही काम करेंगे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इफ़ यू विल नॉट डू गुड वर्क देन डेफिनेटली आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। सो आप बोलोगे मेरा बॉस तो ही ऑलवेज अप्लाइज कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, वो हमेशा कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, उसके लिए अच्छे के लिए वो अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन बुरे की वो निंदा भी करते हैं। उसके बाद है फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सिर्फ कहने का दोस्त, यानी ऐसा है किसी को कहने का दोस्त है, यानी सेल्फिश फ्रेंड, यानी वो आपके साथ तभी होगा जब आप किसी सुख वाली कंडीशन में होगे, जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर हैं तभी आपका ये सिर्फ कहने के लिए दोस्त है, यानी सुख में ही साथ देता है। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर का मतलब होता है ठीक, यानी सुख की घड़ी में जब कोई आपको साथ देता है ऐसे दोस्तों को आप फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। ऐसे सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं और यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस ऑल टाइप ऑफ फ्रेंड्स। उसके बाद मीडियन स्पीच की बात करें, सो मीडियन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मीडियन स्पीच का मतलब क्या है? फर्स्ट स्पीच। आपको ये याद रखना, मीडियन स्पीच का मतलब है फर्स्ट स्पीच यानी पहली स्पीच। उसके बाद है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता है चापलूसी वाली जो बातें हैं। जैसे आपको इस एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ आएगी, ही इज़ अ टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट, यानी वो लड़का टीचर का काफ़ी ज़्यादा प्यारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, बिकॉज ऑफ हिज ऑयली टंग, क्योंकि वो चापलूसी बड़ी करता है, उसकी चापलूसी के कारण ही हैज़ बिकम टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्मेल ए रैट का मतलब होता है किसी चीज़ पे सस्पेक्ट करना, शंका करना या डाउट करना। स्मेल ए रैट का मतलब होता है डाउट करना, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग जो रॉन्ग डन हुआ है, यानी ऐसे चीज़ों पे सस्पेक्ट करना जो आपको लगता है कि ये गलत है, यानी आपको गलत लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, स्मेल ए रैट का मतलब होता है, देखो ये कर रहा है, टू बिलीव समथिंग, ऐसा आपको लगता है या विश्वास करते हो कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, यानी सस्पिशियस आप फील कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई फील लाइक स्मेल ए रैट हियर, यानी मुझे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। आई फील हियर एज स्मेल ए रैट, आई फील हियर लाइक एज ए स्मेल ए रैट, आई स्मेल ए रैट, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ही स्मेल्स ए रैट, उसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। शी इज़ बीन स्पीकिंग पोलाइटली नाउअडेज, आजकल वो लड़की बहुत पोलाइटली बोल रही है, ऐसे तो वो अक्सर बातें नहीं करती है। आई स्मेल ए रैट, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ ना कुछ तो डाउट है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, यानी जो राज था उसको आप बाहर आने दो। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कैट एक बैग में है, उसको बाहर आने दो। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्रेट था अभी तक, जो राज था, उसको राज नहीं रहने दो, उसको आप सभी के सामने लाने दो, चाहे वो मिस्टेकनली हो या फिर केयरलेसली हो या आप जानबूझकर उसको सामने लाएं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग। सपोज करो आपने कोई राज 5 से 6 साल से अपने घर वालों से छिपाया हो, बट नाउ द सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी वर्स्ट कि अब आपको सच बताना ही पड़ेगा। सो एट दैट टाइम आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लेट द कैट। आपका फ्रेंड कहेगा हे डियर, ओके लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, अब आने दो सच को सामने। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग का मतलब होता है आप उस फैक्ट को रिवील करते हैं जो पहले आपने छुपा के रखा था। जैसे एग्जाम्पल का यहाँ से हम देखते हैं, यानी जब आपका कोई सीक्रेट जो होता है वो आउट हो जाता है, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज के लिए नोट्स भी आपको इन स्लाइड्स के थ्रू दिए जाएंगे। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पर्टिकुलर मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो ब्राइट आविष्कार
इन्हें करके आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मेरी सभी लेक्चर्स आपको ये मिलेंगी। उसके बाद है टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है यानी जैसे किसी की सडन लॉटरी लग गई ना, उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसको अब पूरी ज़िंदगी कमाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत जल्दी से पैसे कमाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ये मैंने कल एक लॉटरी ली और इंस्टेंटली आई वॉन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़ या 1 करोड़ रुपीज़। सो मुझे अब तो लाइफ में कभी दोबारा पैसे कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई हिट द जैकपॉट व्हेन आई सोल्ड न्यू सॉफ्टवेयर। मेरे पास एक नया सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, व्हेन आई सोल्ड इट आई हिट द जैकपॉट बिकॉज जिस बायर ने उसको खरीदा, द बायर्स पेड मी मच दैट आई मीन मच मनी या द बायर पेड मी सो मच मनी दैट आई विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, यानी मुझे दोबारा करने की कभी लाइफ में ज़रूर कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि किसी गलती को जिसको आप पहले से बच रहे हैं, सपोज करो आपका कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था बट यू वर नॉट एक्सेप्टिंग योर गिल्ट, आप अपने आरोप को स्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुनवाई हुई, हियरिंग्स हुई, बट स्टिल केस इज़ गोइंग ऑन, आप इतने तंग आ गए हो, आप बोलोगे लेट मी मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, यानी मैं अभी अपने ऊपर सब चीज़ें, कन्फेस का मतलब होता है कबूल लेना, यानी अभी कबूल लेता हूँ मैं, कन्फेस फुल्ली वंस मिस्टेक, कन्फेस फुल्ली योर मिस्टेक, जब आप अपनी मिस्टेक पूरे तरीके से कबूल लेते हैं उसको कहते हैं मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, सब कुछ सही करना, यानी जो सच था वास्तव में उसको सही से बताना, टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग। गॉट द सैक का मतलब क्या होता है, सपोज करो ही हैज़ गॉट द सैक, यानी उसको सडनली उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया, उसको जॉब से निकाल दिया। टू गेट फाइड फ्रॉम द जॉब या टू लूज द जॉब के लिए आपको गेट द सैक यूज़ करते हैं। इसको गॉट द सैक का मतलब होता है जब आपको सडनली किसी जॉब से यानी आपको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपने किसी के साथ धोखा किया है, सपोज यू हैव अप्लाइड इन ए कंपनी फॉर ए जॉब बट यू गॉट द सैक बिकॉज जो आपने क्वालिफिकेशन वहाँ पे दिखाई थी वो झूठ थी। जैसे मेरे एक दोस्त था, ही गॉट द सैक, उसको निकाला गया when they found out that he had lied about his qualification, उसने अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में झूठ बोला था। आप तो थे 10th पास, लेकिन आपके जब जॉब के लिए आपने बोला आई एम ग्रेजुएट, यानी मेरी स्नातक करी हुई है, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या गॉट द सैक, सडनली किसी को जॉब से जब निकाल देते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला था अपनी गलती से, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी यहाँ पे अपनी तारीफ करना, अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे मारना। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। प्राउडली बोस्टिंग अबाउट योर ऑन टैलेंट्स एंड सक्सेस, अपनी कामयाबी के बारे में और आपके पास जो टैलेंट है उसके बारे में जोर जोर से सबको बताना। जैसे सपोज करो मैं बताऊंगा कि मैं काफ़ी अच्छा गाता हूँ, चाहे मेरे को गाना आता हो या नहीं आता हो, या कभी मेरे को कोई अवार्ड दिया गया है तो डेफिनेटली मैं सभी के साथ बोलूँगा मेरे को अवार्ड मिला है, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो इस तरीके से यानी ही इज़ ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, वो अपने आपकी तारीफ़ कर रहा है, ज़्यादा अपने टैलेंट की तारीफ़ कर रहा है, अपनी कामयाबियों की तारीफ़ कर रहा है। इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। जैसे देखो ये अपने से ही ट्रम्पेट को बचा रहा है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आज का लास्ट ईडियम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसका है, मैंने कहा था एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा था अगर आप गर्ल्स की बात करें वो एप्पल पाई ऑर्डर के अंदर चीज़ों को रखती है, बट अगर बॉयज़ की बात करें वो डिसऑर्डर में रखते हैं। जब कोई कन्फ्यूजन वाली स्टेट कंडीशन हो या फिर एक डिसऑर्डर हो तब आप एट सिक्सेस एंड सेवन्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो एक डाइस है, अगर ये सपोज बुरा भरा हो तो ये सिक्सेस, ये नहीं परफेक्ट ऑर्डर में, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है कोई ऑर्डर में दिख रहा है, दीज ऑल पॉइंट्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इस तरीके से आप इसका यूज़ करें, यानी तितर बितर हो जाना, यानी इधर उधर एक जगह पे सही से ऑर्गेनाइज नहीं होना। सिक्सेस एंड सेवन्स का सिंपल सा आपको याद रखना है कि डिसऑर्डर, एक ऑर्डर वाली कंडीशन में नहीं, एक डिसऑर्डर कंडीशन में होना, या एक यानी ऐसी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को भी बताता है जो आपको सही नहीं। जैसे अगर सपोज करो अगर मेरा रूम आजकल 6 एंड 7 है, एट 6 एंड 7 है, यानी पूरा अंदर उसके अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा है, वो कोई भी चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज की इस पेशेंस को दिखाने के लिए। इट्स बीन मोर देन 50 मिनट वीडियो। आपको अच्छा आपने पेशेंस दिखाया और आपको कई ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पे सीखने को मिली। सो हम अभी 2 वीडियोस के अंदर सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम डायरेक्ट साइनोमियंस और एंटोनियम्स के ऊपर भी आएंगे, बिकॉज दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। एंड आप हमारे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप यानी किसी कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं, यू कैन जस्ट डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। टारगेट जेके एग्जाम करके ऐप है, उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो आपको किसी भी एग्जाम की अगर टेस्ट सीरीज़ चाहिए रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड, वो भी आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप किसी एग्जाम के कोर्सेज के अंदर इनरोल होना चाहते हैं एक मिनिमम प्राइसेस पे, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन अहेड।